नमस्कार, हिस्ट्री कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। परिचय के बारे में एक दृष्टि में उसका मोटा मोटा तौर पे अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक जो है इतिहास के बारे में हम परिचय कर चुके हैं कि इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है, शब्द और इतिहास जो है क्रमबद्धता मांगता है। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि भारतीय इतिहास को संपूर्णता को समेटते हुए उसका बिंदुवार विश्लेषण करेंगे कि कौन से पार्ट में आखिर क्या आता है, क्योंकि यह एक चैनिंग श्रृंखला है और चैनिंग श्रृंखला को हम इस तरह से अध्ययन करेंगे, पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, तो हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आइए चलते हैं प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत में जो प्राचीन भारत का इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें हम सबसे पहला बिंदु पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल में पढ़ेंगे। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जाना जाता है, स्टोन एज, जो पूरी तरह से उत्खनन पर आधारित था। ये पत्थर का काल और यहाँ आदि मानव था। और इसमें भी हम पहले पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर मध्य पाषाण काल आएगा, फिर उसमें नवपाषाण काल आएगा। और नवपाषाण काल आते आते मानव स्थायी रूप से जो झोंपड़ियाँ है, घर बनाकर रहने लग जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था और ये एक नगरीय सभ्यता थी। देखिए, उस जमाने में नगरीय सभ्यता और आज जो हमारा जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही देखने को मिलता है ये इसके डिटेलवार जो अध्ययन है वो हम जब इसकी डिटेल से बात करेंगे तो इसका बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता वैसे ये जो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व जो है डीपी कार्बन डेटिंग पद्धति है, उसके आधार पर इसका काल जो है माना जाता है और सर जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया। फिर इसके बाद में हम जो है वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल में हम वैदिक काल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है जो है उत्तर वैदिक काल और एक तो है ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम यहाँ पढ़ेंगे तो 1500 से 1000 और 1000 से 600 ईसा पूर्व, ये ऋग्वेद वाला और ये उत्तर वैदिक काल वाला। 1500 से 1000, 1000 से 600 ईसा पूर्व। फिर हम है जो वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक काल में कौन सी कैसी व्यवस्था रही, कैसी सामाजिक व्यवस्था रही, यहाँ का प्रशासन कैसा था, यहाँ की जो है कला साहित्य वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथ थे, उत्तर वैदिक काल में कैसी वर्ण व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक काल में कैसी थी। तो इन दोनों का कंपेयर अध्ययन करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और अगर हम जैसे देखो वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो इन दोनों का हम जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद में महाजनपद काल के बारे में हम पढ़ेंगे। महाजनपद काल में जो है महाजनपद काल में हम 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन करेंगे और मगध को यहाँ पर लेकर विश्लेषणवार अध्ययन होगा। अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, वज्जी, कुरु, पांचाल, मल्ल, चेदी, ये 16 महा और अस्मक, अवंती, ये जो है 16 महाजनपद, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे महाजनपद काल में। एक एक जो है महाजनपद के विषय में 16 महाजनपद थे। फिर इसके बाद में जो है धार्मिक आंदोलन का दौर आ जाता है और धार्मिक आंदोलन के दौर में होते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। विष्णु जो संप्रदाय होता है, भागवत संप्रदाय, उसके बारे में हम बात करेंगे। शैव संप्रदाय के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर धार्मिक आंदोलन ये 5वीं सदी के आसपास की बात है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। महाजनपद ये इसी मतलब दोनों अप्रोक्सीमेट सेम सदी की बात है। तो आइए आगे चलते हैं। इसी दौरान विदेशी आक्रमणकार होते हैं, ईरानी आक्रमण होते हैं, यूनानी आक्रमण होते हैं
इसमें दारा प्रथम जो भारत पर आक्रमण करता है, और यूनानी जो फिलाडेल्फिया द्वितीय का पुत्र होता है वो सिकंदर के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फिर मौर्य काल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में मौर्य काल में हम चंदू अशोक, देखिए ऐसे ट्रिकी, थोड़ा थोड़ा हमें ट्रिकी भी यूज कर लेना चाहिए, ट्रिकी तरीके से। तो चंदू अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और जो है हम अशोक महान के बारे में विश्लेषणवार अध्ययन करेंगे। इसमें मौर्य काल में हम मौर्य प्रशासन देखेंगे, मौर्य राजनीति देखेंगे, मौर्यकालीन साहित्य, कला, संस्कृति, वहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे मौर्य काल में। फिर मौर्योत्तर काल आ जाता है मौर्य काल के बाद में। इसमें हम शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में बात करेंगे। फिर इसके साथ ही साथ जो है विदेशी आक्रमण होते हैं मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में। इसमें इंडो ग्रीक शासक आते हैं, जो पहला होते हैं वो आते हैं शक, शहरात, कुषाणों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। कुषाण इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुषाणों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और गुप्त काल, फिर गुप्त काल के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त काल जो कि संस्थापक श्री गुप्त होता है, और फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर उसके बारे में रामगुप्त आ जाता है बीच में। फिर वो आ जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य होता है वो। फिर जो है हम बात करेंगे कुमारगुप्त, जो महेंद्रादित्य होता है उसके बारे में। फिर वो स्कंदगुप्त में बात में देखिए, इसमें जो महान आते हैं और जो अंतिम शासक होता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य जो है अंतिम महान शासक होता है, पर वैसे विष्णुगुप्त अंतिम महान शासक होता है। तो यहाँ पर गुप्त काल में जब हम पढ़ेंगे तो गुप्त काल के शासक, वहाँ की जो वही प्रशासन, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का जो है आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, गुप्तकालीन कला, साहित्य, संस्कृति, इन सब के बारे में बात करेंगे। गुप्तकालीन शब्दावली से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और फिर इसके बाद में गुप्तोत्तर काल के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्तोत्तर काल में देखिए मौखरी वंश आ जाएगा, फिर मैत्री, ये परवर्ती गुप्त, ये मालवा के आ जाएंगे, मालवा के, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वल्लभी के मैत्री आ जाएंगे, वल्लभी के, और कन्नौज के मौखरी आ जाएंगे। तो इन वंशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट गुप्तोत्तर काल में ही पुष्यभूति वंश, इसमें हम एक शासक पढ़ते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, हर्षवर्धन का काल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हर्षवर्धन का 606 से 647 तक का जो काल होता है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हर्षवर्धन से देखिए काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हर्षवर्धन से। और फिर हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। त्रिपक्षीय संघर्ष में हम जो है उत्तरी भारत में और दक्षिण भारत, यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत हम गुर्जर प्रतिहार, हरपाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों के मध्य में लेकर जो संघर्ष चलता है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है अंततः जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों की ही जीत होती है और कन्नौज पर इसका ही अधिकार होता है। ये उत्तरी भारत में कन्नौज जगह थी, कन्नौज को लेकर ही यहाँ पर इन तीनों की शक्तियों के मध्य में संघर्ष चला था। फिर साथ ही साथ पूर्व मध्यकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो काल था पूर्व मध्यकाल का, ये कुछ किताबों में 7वीं से दे रखा है, 12वीं शताब्दी से, और कुछ किताबों में 8वीं से 12वीं, तो दोनों ही सही है। हम यहाँ पर उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में जो अलग अलग शक्तियाँ थी उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर उत्तरी भारत में हम जो है घेड़वाल वंश पढ़ेंगे, चौहान पढ़ेंगे, चालुक्य पढ़ेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बात करेंगे, शैन वंश के बारे में बात करेंगे। फिर जो है दक्षिणी भारत में जो है शक्तियाँ हैं चोल, चालुक्य और राष्ट्रकूट, इनके बारे में बात करेंगे डिटेल से।
यहाँ की व्यवस्था कैसी थी, कैसे लोग थे, कैसी कला थी, संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारा मोटा मोटा तौर से प्राचीन भारत के बारे में एक परिचय था। तो आइए मध्यकालीन भारत की ओर चलते हैं। जैसे ही मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, उसके बीच में अरब आक्रमणकारी से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है और अरबी आक्रमणकारी आते हैं। पहले मुस्लिम आक्रांता थे जो अरबी आक्रमणकारी थे, अरब देश से आते हैं। सिंध के राजा दाहिर को रावर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित कर दिया था। फिर यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं बनते तो है, पढ़ेंगे तो सही यहाँ पे जोड़ने के लिए, दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए। तो फिर इसके बाद में हम यहाँ पे सल्तनत काल, जो कि एक मुख्य बिंदु है, यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। सल्तनत काल जो कि 1206 से 1526 तक रहा था। सल्तनत काल में ये जो है मुस्लिम आक्रांता आते हैं, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी का एक गुलाम होता है जो उसके साथ ही रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गोरी को खोकर जाट जो है उसके मोहम्मद गोरी की हत्या कर देते हैं, तब वो वहीं पर होता है और मोहम्मद गोरी को उसकी जो दिल्ली सल्तनत की जो तख्त है वो ये इसको सौंप देता है, अपने गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये सल्तनत कालीन व्यवस्था में पहला जो वंश होगा वो गुलाम वंश ही होगा और गुलाम वंश की स्थापना करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम गुलाम वंश के बारे में, गुलाम वंश के बारे में। फिर खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहता है। फिर खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, खिलजी वंश 1320 से 1414 रहता है। फिर इसके बाद में तुगलक 1320 तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक वंश 1414 से 1451। फिर सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, 1451 से 1526। और फिर ये लोधी वंश जो है अंतिम ये शासक होता है, अंतिम जो वंश होता है गुलाम, खिलजी और तुगलक। फिर सैयद वंश आ जाता है 1414 से 1451 तक सैयद वंश रहता है। और फिर 1451 से 1526 तक है वो लोधी वंश रहता है। और अंतिम लोधी शासक जो है आपको पता है इब्राहिम लोधी, जो वो अंतिम सल्तनत कालीन ये रहता है, प्रथम ऐसा सल्तनत काल का जो होता है लोधी वंश का 1526 में युद्ध के दौरान मारा जाता है। पानीपत का युद्ध होता है, बाबर आता है, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में, और ऐसा प्रथम शासक था जो युद्ध के दौरान ही लड़ते लड़ते मारा गया, लोधी वंश का था इब्राहिम लोधी। और वहीं से बाबर ने जो है भारत में सत्ता स्थापित कर ली और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। और फिर मुगल वंश आता है, मुगल वंश की स्थापना कर देता है बाबर। तो यहाँ पर 1526 से 1707 तक हम मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल में हम बाबर, हुमायूं, अकबर, हुमायूं के दौरान शेरशाह सूरी, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे, जहांगीर, शाहजहाँ। फिर औरंगजेब आता है। फिर अंतिम 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल होता है। और फिर हम जो है जैसे ही आधुनिक भारत पढ़ेंगे, यहाँ पर मुगलों के जो उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में बात करेंगे। और अंतिम जो मुगल उत्तराधिकारी होता है बहादुर शाह जफर द्वितीय होता है। तो आइए चलते हैं आगे। जब मुगल काल के दौरान ही दक्षिण भारत है जहाँ पर विजयनगर की स्थापना होती है। और विजयनगर एक वो है जगह है कर्नाटक में, और यहाँ पर बहमनी वंश आता है। बहमनी में हसन गंगू इसकी स्थापना करता है। दक्षिण भारत की ये बात है। तो यहाँ पर भी वंश पढ़ेंगे हम, संगम, शुलू, तुलुग, अराविडू और कृष्णदेव राय के बारे में विशेषकर यहाँ से पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा मराठों के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी, विशेषकर आंग्ल मराठा युद्ध, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर धार्मिक आंदोलन में पढ़ेंगे हम मध्यकालीन में भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन में हम रामानुजाचार्य, शैव संप्रदायक, निम्बार्क आचार्य,
और ये सब विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुज ने चलाया था। और कुछ मराठा संतों के बारे में पढ़ेंगे, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, इन सभी के बारे में यहाँ पर आ जाएगा। और सूफी संतों, चीसू पर सत्ता का नशा। देखिए ट्रिकी भी याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम अपन को जिस तरीके से याद रहता है उस तरीके से याद रखना चाहिए। तो मैंने इसको याद कर रखा है, चीसू पर फिर सत्ता का नशा। सूफी संतों के जो सिलसिले थे उनको 12, 12, 13 और 15 और फिर 16 ऐसे याद कर रखा है। चिश्ती सिलसिला, तो उसका हम जब इसका विश्लेषणवार अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। फिर देखिए मध्यकालीन भारत के अंततः कैसे इसका पतन होता है मुग़लों का, और कैसे विदेशी आगमन आते हैं। तो मुग़लों के जो पहले तो अंग्रेज़ों के समय औरंगजेब के समय मराठा आक्रमण होते हैं, वहाँ से शुरू हो जाती है। फिर जो है विदेशी आगमन हो जाते हैं। तो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय थे जो मुअज्जम और आजम थे, और अंतिम मुग़ल सम्राट जो 1857 वो यहाँ पर आएंगे। तो मुग़लों के समय ही ये विदेशियों ने आक्रमण कर दिया था और मुग़लों की सत्ता समाप्त कर दी थी। तो यहाँ से जुड़ा होता है आधुनिक भारत का। और आइए हम चलते हैं आधुनिक भारत के बारे में। तो आधुनिक भारत के बारे में हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमें क्या पढ़ना है और कैसे विदेशियों का आगमन हुआ। तो सबसे पहले देखिए पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर फ्रांसीसी आए, और फिर इन्होंने अपनी जो है सत्ता स्थापित करना शुरू कर दी विदेशों में। पहला जो पुर्तगाली यात्री था, आपको पता होगा, पहले तो वास्को डी गामा आया था 1498 में। पहले जब आया था तो इसने जो है उत्तरी अमेरिका की खोज कर दी थी 1492 में। फिर जो कालीकट बंदरगाह पर यहाँ पर पहुँचा था ये। फिर तो पुर्तगालियों के बारे में हम बात करेंगे, डचों के बारे में बात करेंगे। अंग्रेज इनमें से कोई भी स्थायी रूप से नहीं टिक पाया, और अंग्रेज ही ऐसे शासक थे जो स्थायी रूप से टिके यहाँ पर और यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। तो यहाँ पर हम आंग्ल मैसूर युद्ध इनके बारे में बात करेंगे। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, ये सभी आ जाएंगे। यहाँ पर पुर्तगाली यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। फिर ये 1757 से जो है अंग्रेज प्लासी के युद्ध से अपनी शुरुआत करते हैं लॉर्ड क्लाइव के समय, और अलग अलग साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अवध पर स्थापित कर लेते हैं। अवध को ये कामधेनु अपनी दुधारू गाय भी बताते हैं अंग्रेज। तो अवध हो गया, बंगाल हो गया, रुहेलखंड, मैसूर, ये सभी, इन सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम। और 1764 से जो है बक्सर का युद्ध होता है, वहीं से ये जो है अंग्रेज़ों की जो है स्थायी तौर पे भारत में स्थायी तौर पे सत्ता स्थापित हो जाती है। और फिर ये साम्राज्य स्थापित करने पर भारत को किस तरीके से उसका शोषण करते हैं भारतीयों का। तो ये आर्थिक तौर पे उनको परेशान करना, उनका शोषण करना, भूमि संबंधी यहाँ पर हम बात करेंगे, व्यापार के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से, जैसे यहाँ से ले जाते थे कच्चा माल और वहाँ से लाते थे तैयार माल। तो इन्होंने भारत के उद्योग धंधे ही चौपट कर दिए। फिर आइए हम आगे बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में। यहाँ पर 19वीं सदी के जो है महान समाज सुधारक थे ये 19वीं सदी के। तो 19वीं सदी के महान समाज सुधारकों के बारे में बात करेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। फिर हम स्वामी विवेकानंद, हमारे आदर्श, इनके बारे में बात करेंगे। फिर यहीं से जो है 1857 की क्रांति होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये है क्रांतियाँ कौन कौन सी जगह फैली, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, फिर इसके बाद में दिल्ली पहुँची। तो 10 मई 1857 फिर वहाँ से दिल्ली पहुँची। तो और बहादुर शाह जफ़र जो थे द्वितीय, उसी के समय की बात है। कैनिंग यहाँ पर वायसराय थे जो, फिर इस गवर्नर जनरल,
फिर यहाँ से इसके बारे में बात करेंगे। फिर देखिए स्वतंत्रता संघर्ष होता है। स्वतंत्रता संघर्ष में हम किसानों के बारे में बात करेंगे। किसानों, जनजातियाँ, संथाल विद्रोह और जनजातियों के खासी विद्रोह, ये इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। गांधी जी के बारे में विशेषकर से बात करेंगे। गांधी जी से यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन, बहुत अधिक क्वेश्चन यहाँ से, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है एग्जामिनर, तो वो गांधी जी के जो राष्ट्रीय आंदोलन का संघर्ष है वहीं से असहयोग का आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, तीन कटिया पद्धति, इन सभी के बारे में हम विश्लेषणवाद अध्ययन करेंगे 1919 से 1947 से। और इसी दौरान जो है ये है ब्रिटिश काल आता है। ब्रिटिश काल में गवर्नर आते हैं। पहले तो 1757 से 1757 से लेके 1700 फिर 1947 तक